बड़ी खबर इस बीच बता दें, 370 वाले खड़के के बयान पर प्रधानमंत्री का हमला। खड़के का बयान टुकड़े टुकड़े गैंग का प्रताप। खड़के के बयान पर बोले प्रधानमंत्री, मुझे शर्म आई, कश्मीर के लिए बिहार के बेटों की शहादत। और आप कमाल देखिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, छोटा पद नहीं है, उन्होंने अभी भाषण किया। उन्होंने ये कहा, और वो कहीं शायद राजस्थान में बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई यह राजस्थान में आकर के 370 का क्या लेना देना, मोदी यहां आकर के 370 की बात क्यों करता है। ये सुनकर के मुझे बहुत शर्म आई दोस्तों। क्या जम्मू कश्मीर हमारा है कि नहीं है? जम्मू कश्मीर हमारा है कि नहीं है? कांग्रेस समझ ले, सुन ले, इसी कश्मीर की रक्षा के लिए मेरे बिहार के अनेक नौजवानों ने मातृभूमि के लिए सबसे बड़ा बलिदान दिया है। कितने ही वीर जवान तिरंगे में लपट करके लौटे हैं कश्मीर को बचाने के लिए। आप ये कहते हो राजस्थान की धरती पर भी इतने ही वीर परिवार हैं जिनके बेटे मातृभूमि में कश्मीर की रक्षा करने के लिए शहीद होकर के लौटे हैं। आप ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के उस कोने को क्या लेना देना, उस कोने को क्या लेना देना। ये टुकड़े टुकड़े करने वाली गैंग का प्रताप है कि ये लोग ये भाषा बोलने लगे हैं। क्या ऐसी भाषा बोलने वालों को माफ किया जा सकता है? क्या शहीदों का अपमान सहन किया जा सकता है? तो कांग्रेस अध्यक्ष टुकड़े टुकड़े गैंग की वजह से इस तरह के बयान दे रहे हैं, ये कहा है प्रधानमंत्री मोदी ने। अब आपको मल्लिकार्जुन खड़गे का वो बयान सुनवाते हैं जिस पर पीएम ने आज जोरदार पलटवार किया है। यहां आकर कह रहे मैंने 371 को निकाल दिया। अरे भाई, यहां के लोगों से क्या वास्ता है? ठीक है, आप जाके कश्मीर में बोलो, जम्मू में बोलो, लेकिन यहां पीएम मोदी ने कहा कि वो जब भी गारंटी की बात करते हैं तो विपक्ष उन पर सवाल उठाता है। पीएम ने कहा कि केंद्र सरकार ने बिहार को कई गारंटी दी है और आगे भी गारंटी मिलती रहेगी। मोदी गारंटी इसलिए देता है कि मोदी की नीयत साफ है। मोदी इसलिए गारंटी देता है क्योंकि वो गारंटी पूरी करने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है। अहंकार में डूबे इंडी गठबंधन वालों को खुद को देश का परमानेंट शासक समझने वाले इंडी गठबंधन वालों को ये समझ नहीं आएगा। साथियों, चुनाव में झूठ बोलना, झूठ बोलकर वोट लेना इंडी गठबंधन वालों की पहचान यही है। नवादा की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर 400 से ज्यादा सीट जीतने का दावा किया। कहा, जनता ने इतनी सीट देने का मन बना लिया है। आपको लगता होगा साबी सर्वे वाले कहते हैं कि भाई इस बार तो 400 पार पक्का है। सारे अखबार वाले लिखते हैं 400 पार पक्का है। सब लोग कहता है कि भाई एनडीए का जय जयकार है। फिर लोग कहते हैं अरे इतना सारा हो रहा है, मोदी इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? भाइयों बहनों, चुनाव तो आपने जिताना तय कर लिया है। मैं तो मेहनत इसलिए करता हूं कि मुझे आपके दर्शन करने का सौभाग्य मिल जाता है।
अपनों से मिलने का आनंद होता है, अपनों को मिलने से ऊर्जा मिलती है, अपनों को मिलने से प्रेरणा मिलती है। और इसलिए मैं आपके बीच आता रहता हूं। और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने लालू यादव और राबड़ी देवी का नाम लिए बगैर उन पर तंज किया और बिहार के मुसलमानों को भी याद दिलाया कि लालू राज में किस तरह दंगे होते थे। और कोई काम हुआ था? कोई काम नहीं हुआ था। इसलिए याद करिए, और हम तो यही कहेंगे कि पहले की स्थिति को पूरे तौर पर लोगों को मालूम होना चाहिए कि क्या बुरा हाल था, और उसके बाद हम लोगों की सरकार ने कितना काम किया है। यहां पर 5 से ही 100 से ही शुरू जो किया, और कितना होता था, कितना विवाद होता था पहले, कितना झगड़ा होता था आपस में, कितना झगड़ा, हिंदू मुस्लिम में भी खूब झगड़ा। अब आप देख रहे हैं कि 6 के बाद कोई हिंदू मुस्लिम का उस तरह का झगड़ा होता है? अब पहले बहुत झगड़ा होता है। तो हम तो मुस्लिम लोगों को भी सबको कहेंगे, भूलिएगा मत, जब हम लोग आए तो सबको एकजुट किया, इसलिए ऐसा मत कर दीजिए, भूलिएगा मत। और जो जिनको मौका मिला वो कोई काम नहीं किए, इसलिए उनको मत वोट दीजिए। इधर चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस अब खुलकर भतीजे के समर्थन में आ गए। पशुपति कुमार पारस ने भतीजे चिराग पासवान के लिए चुनाव प्रचार तक करने की बात कही है। पिछले दिनों पशुपति कुमार पारस बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने बिहार में 40 सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों को समर्थन देने का ऐलान किया। पशुपति कुमार पारस ने कहा है कि वो शुरू से ही एनडीए के साथ रहे और हमेशा रहेंगे। जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद वो फिर से मजबूती के साथ भी उम्मीदवार को समर्थन देंगे। जेपी नड्डा से मुलाकात करने के बाद पशुपति कुमार पारस पहली बार पटना पहुंचे। पशुपति कुमार पारस ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान बैठक में प्रिंस राज और सूरजभान सिंह भी मौजूद थे। तो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, इसमें एनडीए गठबंधन पूरे देश में काफ़ी मजबूत है और मैं समझता हूं कि बिहार में 40 लोकसभा सीट है। अगली बार 1 सीट हम लोग हार गए थे। इस बार एनडीए गठबंधन के तहत ये सब लोगों का प्रयास है कि 40 में 40 सीट। दरअसल बिहार में सीट बंटवारे के बाद पशुपति पारस नाराज होकर केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। एनडीए की तरफ से पारस गुट को कोई भी सीट नहीं दिया गया। और इस वक्त की बड़ी खबर, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, कहा हम सनातन विरोधी नहीं हैं। बीजेपी के लोग डरे हुए हैं, विपक्ष पर मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहे हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने आज कहा था विपक्ष सनातन विरोधी है। जी, और भाजपा के लोग डरे हुए हैं और साइकोलॉजिकल गेम, मनोवैज्ञानिक जो है उस हिसाब का बातें जो है ये लोग कर रहे हैं कि 400 पर। आज प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि हम लोग चुनाव जीत गए हैं, हम तो 5 साल बाद आ जाते दर्शन करने। अरे भाई, जब चुनाव आता है तब दर्शन करने आते हैं। चुनाव जीत गए हैं तो आप घूम क्यों रहे हो प्रचार में? तो ये बेकार की बातें हैं, मुद्दे की बात होनी चाहिए। हम और आप हिंदू नहीं है, मेरे घर में मंदिर है, हम लोग पूजा नहीं करते हैं। दिखाने वाली बात है क्या? क्या विरोधी है? भाजपा के लोग अपने आप, जितना भाजपा के नेता अपने आप को भगवान समझ रहा है क्या? उनका विरोध कर रहे हैं तो भगवान का विरोध हुआ। और प्रधानमंत्री मोदी बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में चुनावी रैली करेंगे। वहीं आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में पीएम मोदी एक रोड शो भी करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम जबलपुर में रोड शो कर मध्य प्रदेश में बीजेपी के चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी का ये रोड शो शाम 6 बजे शुरू होगा, जो कि करीब 1.2 किलोमीटर लंबा होगा। रोड शो शहीद भगत सिंह चौराहे से शुरू होगा और जबलपुर के गोरखपुर इलाके के आदि शंकराचार्य चौराहे पर खत्म होगा। इस दौरान आदिवासी ग्रुप पारंपरिक नृत्य भी करेंगे। जबलपुर बीजेपी का गढ़ माना जाता है। पिछले 28 साल से जबलपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। 1996 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अंतिम बार इस सीट पर जीत हासिल की थी। इस चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस ने नए चेहरों को चुनाव मैदान में उतारा है।
बीजेपी से आशीष दुबे और कांग्रेस से दिनेश यादव उम्मीदवार बनाए गए हैं। हालांकि चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका भी लगा है। कांग्रेस के कद्दावर नेता और जबलपुर महापौर जगत बहादुर अन्नू कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस की परेशानी और भी बढ़ गई है। कांग्रेस जबलपुर से जगत बहादुर अन्नू को उम्मीदवार बनाना चाहती थी। पीएम मोदी 9 अप्रैल को मध्य प्रदेश के बालाघाट में रैली को संबोधित करेंगे। और एक बड़ी खबर है, मुख्तार अंसारी के घर पहुंचे हैं अखिलेश यादव। या आपको बता दें, मुख्तार के परिजनों से अखिलेश यादव ने मुलाकात भी की है। फाटक स्थित अफजाल अंसारी के घर पर पहुंचे हैं और हार्ट अटैक से हुई थी मुख्तार अंसारी की मौत। जेल में मुख्तार अंसारी की मौत हो गई थी। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पहुंचे हैं मुख्तार अंसारी के आवास पर उनके परिजनों से मिलने के लिए। मुख्तार के परिजनों से आज मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। फाटक स्थित अफजाल अंसारी के घर पहुंचे हैं। मुख्तार अंसारी के भाई हैं अफजाल अंसारी, उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं अखिलेश यादव। तो आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जंतर मंतर पर मौजूद हैं। उपवास रखा जा रहा है और अनशन के लिए दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी भी जंतर मंतर पहुंची। उनसे बात की हमारे संवाददाता जीत भाटी ने। आज पूरी दिल्ली, पूरा देश अपनी बात को दुनिया के सामने रखना चाहता है, अपनी नाराजगी दुनिया के सामने रखना चाहता है और अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी का विरोध दुनिया के सामने हमने देखा 31 तारीख को पूरा विपक्ष एक साथ जुटा था अरविंद केजरीवाल जी के लिए। क्या आज वो तस्वीरें देख सकते हैं? नहीं, आज ये आम आदमी पार्टी का उपवास है और आम आदमी पार्टी के समर्थकों का उपवास है। तो आज यहाँ पे हमारे सारे पार्षद, हमारे सारे विधायक, मंत्री, कार्यकर्ता सब लोग आज यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे बीच में अब जब संजय जी बाहर आ गए हैं, क्या लग रहा है दूसरों के लिए रास्ता खुल गया है? देखिए, संजय जी की जो बेल हुई है ये सत्य की एक विजय है। पिछले 2 साल से जांच के बाद भी 1 रुपए के भी भ्रष्टाचार का सबूत भारतीय जनता पार्टी की ईडी और सीबीआई को नहीं मिला। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब ईडी से पूछा कि कहाँ है मनी ट्रेल, तो ईडी के पास कोई जवाब ही नहीं था। उसी कारण से संजय सिंह जी को बेल मिली है और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से बाकी सबको भी जल्द बेल मिलेगी। दिल्ली में एक और आम आदमी पार्टी केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में उपवास कर रही है, तो वहीं बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ धरना दिया है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। दिल्ली में कनॉट प्लेस के पालिका बाजार के पास बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जुटे। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की। घटनास्थल पर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की बोतल के आकार के बड़े बड़े कटआउट लगाए गए हैं। वहाँ सीएम आवास की बिल्डिंग का एक मॉडल भी रखा गया। उसके पीछे बड़ा सा बोर्ड लगा था जिसमें लिखा था 52 करोड़ रुपए वाला केजरीवाल के भ्रष्टाचार का राजमहल। हम आपको ये दिखाना चाहेंगे कि बोतलों पर किस तरीके से शराब के बोतल का मॉडल भी बनाया गया और उस पे आम आदमी पार्टी के नेताओं का, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और इस तरफ अगर हम दिखाएं तो संजय सिंह की तस्वीर भी, जो संजय सिंह अभी जमानत पर बाहर हुए हैं, उनकी भी तस्वीर यहाँ पर शराब की बोतल के मॉडल में लगाई गई है। तो इस तरह का आज आम आदमी पार्टी के नेता जो सामूहिक उपवास कर रहे हैं, उसके जवाब में आज बीजेपी ने ये धरना प्रदर्शन रखा है, जिसमें कि महिलाओं की संख्या भी यहाँ पर आपको बड़ी संख्या में यहाँ पर दिखाई देगी और लगातार ये धरना प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है। बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है। उसने शराब से शीश महल खड़ा किया है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता दें, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने बीजेपी को घेरा है और कहा बीजेपी चुनी हुई सरकार गिराती है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बेईमानी की गई, बीजेपी को सबसे भ्रष्ट पार्टी बताया। अरे हमने इस देश के लिए अपना खून और पसीना बहाया है। अरविंद केजरीवाल ने अपना खून और पसीना बहाया है। हम इस्तीफा नहीं देंगे, तुमसे लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, लड़ाई लड़ने का। तुम ऐसे ही अगर सरकारों को गिराते रहे। धन्यवाद देना चाहूंगा देश के मुख्य न्यायाधीश को। चंडीगढ़ में हम जीत रहे थे, हमें हरा दिया, कैमरे ने पकड़ लिया, चीफ जस्टिस ने अदालत में पकड़ लिया। वोट जो हमारे पक्ष में पड़ा उसको भाजपा वाला पेन से मिटा रहा था। जब 36 वोट में 25% की बेईमानी कर सकते हो तो चाहे चुनाव हो चाहे राजनीति हो, हर मामले में सबसे भ्रष्ट पार्टी का नाम क्या है?
यही तुम लोग कमी कर रहे थे। मैं जेल से जब देख रहा था ना तो यही बताने में थोड़ा थोड़ा कमी रह गई। अब कमी मत करना, अब कमी तो नहीं करोगे। अब सब कुछ बता दिया मैंने, सबको बताना। सबसे भ्रष्ट पार्टी का नाम क्या है? बंगारू जनता पार्टी। बंगारू जनता पार्टी। अब चंडीगढ़ याद दिला दिया तो और याद दिला देता हूं। अरुणाचल की सरकार किसने गिराई? भारतीय जनता पार्टी। वो कह रहे बंगारू जनता पार्टी। उत्तराखंड की सरकार किसने गिराई? कर्नाटक की सरकार किसने गिराई? गोवा में जोड़ तोड़ के करे सरकार किसने बनाई? महाराष्ट्र में सरकार किसने गिराई? मध्य प्रदेश में सरकार किसने गिराई? बिहार की सरकार किसने गिराई? बंगारू जनता पार्टी। तो भजपैया हम लोगों को बेवकूफ समझते हैं क्या आतिशी जी? हमको बेवकूफ समझते हो? नैतिकता, नैतिकता, तुम्हारी नैतिकता यह है कि तुम गुंडों और अपराधियों की तरह एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी सरकारों को गिराने का काम करते हो। दिल्ली में तुम्हारी ये चालबाजी हम चलने और वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और श्री आनंदपुर साहिब से उम्मीदवार मलविंदर कंग भी अनशन में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि हम बीजेपी के कानों तक आवाज पहुंचाने में कामयाब होंगे। आज जिस तरीके से भाजपा की अगुवाई में देश तानाशाही में बढ़ रहा है, लोकतांत्रिक संस्थाओं का सत्यानाश किया जा रहा है, किसानों, नौजवानों, महिलाओं, दलितों पर अत्याचार भाजपा जो कर रही है, उससे ध्यान हटाने के लिए और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए हमारे सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल, जो देश के सबसे बड़े नेता, उनको इलीगली, अनकॉन्स्टिट्यूशनली जेल में बंद किया है, उसके खिलाफ पंजाब के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर भगवंत मान जी की अगुवाई में जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल और जो तानाशाही की तरफ देश को बढ़ाया जा रहा है, इनके खिलाफ मुंह तोड़ जवाब देने के लिए लोग नामबंद हैं। लेकिन दिल्ली में गिरफ्तारी हुई है, तिहाड़ जेल में बंद है, पंजाब में धरना देना, व्रत रखना, इसका कैसे आपको लगता है कि वहां तक मैसेज पहुंचा? अभी तो देश का हिस्सा है और अरविंद केजरीवाल जी पंजाब के भी नेता हैं, हमारे बड़े नेता, सबसे बड़े नेता हैं। बीजेपी के विरोध प्रदर्शन में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि जेल से सरकार नहीं, गैंग चलता है। सचदेवा जी, आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं वो जवाब में यही कहते हैं कि 2 साल से जांच चल रही है, 2 साल से जांच में कोई रिकवरी नहीं हुई, उसके बावजूद भी उनके नेताओं को जेल में डाल रखा है। इस सवाल पर क्या जवाब? जेल में किसने डाला है? जेल में किसने डाला? माननीय न्यायालय ने। वो ये कहकर माननीय न्यायालय की अवमानना कर रहे हैं। ये सारी बातें उनका वकील कोर्ट में बोलता है, उसके बाद भी जज मानते हैं, न्यायालय मानता है कि हाँ घोटाला हुआ है, चोरी हुई है, जांच जारी रहनी चाहिए। तो इनको एतराज किस बात का है? जब इस देश में कानून का शासन है, जब कानून की परिभाषाएं ये बता रही है कि आपको जेल जाना पड़ेगा, तो जवाब तो आम आदमी पार्टी को ही देना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे, क्या उनके इस्तीफे? अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दें और अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के सभी नेता प्रायश्चित करें। दिल्ली की जनता को लूटने के लिए जो गलती उन्होंने की उसके लिए माफी मांगे। लेकिन मुख्यमंत्री जेल में है, कह रहे हैं जेल के अंदर से सरकार चलाएंगे, दिल्ली कैसे चलेगी ऐसे? भाई साहब, जेल से सरकारें नहीं चला करती, गैंग काम करते हैं और ये लूट फरोख्त का जो गैंग है ये काम कर रहा है। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर जिले के भूपति नगर में एनआईए की एक टीम पर हमला किया गया, जिसके बाद बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए। एनआईए अधिकारी तृणमूल कांग्रेस के एक नेता के घर 2022 में हुए विस्फोट मामले की जांच के लिए वहां पहुंचे थे। तभी उग्र भीड़ ने उनकी कार पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। एनआईए अधिकारी की गाड़ी पर भी हमला किया गया। इस हमले में एनआईए का एक अधिकारी घायल हो गया। एनआईए का पर हमला हुआ तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उसको समर्थन किया, हमलाकारी का पक्ष में खड़ा हुआ। जैसे संदेशखाली में भी तृणमूल कांग्रेस पहले तो
हमलाकारी का साथ दिया और ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है ऐसा बोले थे, बाद में पीछे हटा। घटना कल सुबह करीब 5:30 बजे की है। एनआईए की टीम की तरफ से मनवेंद्र जाना और अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। एनआईए अधिकारी मोनोब्रोतो जाना को ही गिरफ्तार करने पहुंचे थे। एनआईए सूत्रों का कहना है कि छापेमारी से पहले केंद्रीय जांच एजेंसी की ओर से स्थानीय पुलिस स्टेशन को सूचित किया गया था, फिर भी उचित सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की गई। घटना के बाद एनआईए द्वारा स्थानीय पुलिस स्टेशन में एक आधिकारिक शिकायत दर्ज की गई है। और पश्चिम बंगाल के हुगली से बीजेपी उम्मीदवार लॉकेट चैटर्जी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने मुझे मारा और मेरी गाड़ी पर हमला किया। हुगली के बांसबेरिया में बीजेपी नेता लॉकेट चैटर्जी की कार पर हमला हुआ। काले झंडे दिखाए गए। लॉकेट ने आरोप लगाया कि उनके साथ भी मारपीट करने की कोशिश की गई। आरोप है कि इस घटना को टीएमसी नेता शिल्पी चैटर्जी और 22 नंबर के वार्ड काउंसलर रणजीत सरदार की अगुवाई में अंजाम दिया गया। बैम्बू के साथ ब्लैक फ्लैग लेके आया और बहुत सारा लोग अचानक देखा, पूरा गाड़ी घेर लिया। गाड़ी में तोड़फोड़ हुआ और इतना सामने तोड़फोड़ हो रहा था और उसके बाद पता चला कि टीएमसी काउंसिलर वाइस चेयरमैन बांसबेरिया शिल्पी चैटर्जी एंड वहां का काउंसिलर 22 नंबर का रंजीत सरकार और बहुत सारा लोग, तो उनका नेतृत्व में यह हमला हुआ है। वहीं टीएमसी लॉकेट चैटर्जी के आरोपों को निराधार बता रही है और आरोप लगा रही है कि हार के डर से लॉकेट चैटर्जी इस तरह के हथकंडे अपना रही है। 5 বছর সংসদ থাকাকালীন কোভিড বলুন, লকডাউন বলুন, যখনই বলুন তো মানুষের পাশে ছিলেন না। হয়তো সাধারণ মানুষ দেখতে পারেন, সাধারণ মানুষ কালো পতাকা দেখাতে পারেন ওনাকে। राजस्थान के नागौर से बीजेपी उम्मीदवार ज्योति मिर्धा का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक इलाके की तुलना तालिबान और अफगानिस्तान से कर रही है। ज्योति मिर्धा अपने विवादित बयानों को लेकर लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। कुछ दिन पहले एक चुनावी जनसभा में उन्होंने संविधान में बदलाव की बात कही थी। अब खीवसर क्षेत्र के कुछ गांव की तुलना तालिबान और अफगानिस्तान से कर दी। सारी दुनिया में किसी से बात करो, जो माहौल चुनाव से पहले था, ये तो आप सब ने यहाँ बहुत मजबूती रखी, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मजबूती रखी, वरना जो एक आम धारणा थी जयपुर में और दिल्ली में, कहते थे यार खीवसर, मैंने कहा कभी देखा है खीवसर, ये तो फिर भी स्वागत है, मैंने थली में चले जाओ ऐसा लगेगा, तालिबान है अफगानिस्तान में आ गए। नागौर से ज्योति मिर्धा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हनुमान बेनीवाल ने बयान पर सख्त एतराज जताया और समाज को बांटने वाला बयान बताया। तालिबान तो आतंक की सुल्तान है। सुनो मेरी बात, आज तो वो किसानों को खेल से बीजेपी के लोग वही है, इसको बस वो ठीक है। क्या सुनो थली स्वागत कोई अलग है क्या? सारे एक ही तो लोग हैं। इस तरह की अगर बातें करते और किस तरह लोगों को बांट देना, क्या मानसिकता है? महाराष्ट्र में एनसीपी शरद पवार गुट को आज बड़ा झटका लग सकता है। एकनाथ खड़से शरद पवार का दामन छोड़कर अपनी पुरानी पार्टी बीजेपी में वापसी कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव के बीच महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। सूत्रों की माने तो एनसीपी शरद पवार गुट के नेता एकनाथ खड़से आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। एकनाथ खड़से ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत बीजेपी से ही की थी। एकनाथ खड़से महाराष्ट्र बीजेपी के बड़े नेताओं में माने जाते थे। 2014 में सीएम की रेस में वो भी शामिल थे, लेकिन वो सीएम नहीं बन पाए। फिर नाराजगी के चलते उन्होंने बीजेपी छोड़ दी थी। कहा जाता है कि देवेंद्र फडणवीस के साथ कुछ मतभेदों के चलते वो शरद पवार की पार्टी एनसीपी में शामिल हो गए। इसी बीच जमीन घोटाले में नाम आने और उनके खिलाफ जांच शुरू होने के बाद भी खड़से चर्चा में रहे। एकनाथ खड़से महाराष्ट्र के बड़े ओबीसी नेता माने जाते हैं। जलगांव रावेर क्षेत्र में उनका खासा दबदबा रहा। इस समय वो एनसीपी से एमएलसी भी हैं। खड़से की बहू रक्षा खड़से पहले से ही बीजेपी में है। बीजेपी ने उन्हें बतौर उम्मीदवार एक बार फिर चुनावी मैदान में उतारा है। माना जा रहा है कि खड़से अगर बीजेपी में जाते हैं तो उनकी बेटी रोहिणी खड़से भी बीजेपी का रुख कर सकती हैं। और अब खबर आपके फोन से जुड़ी हुई। साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने एंड्रॉयड और आईफोन दोनों की सुरक्षा को लेकर चेतावनी जारी की है। सीईआरटी के मुताबिक दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स में कई खामियां हैं, जिससे हैकर्स आसानी से आपका डेटा चुरा सकते हैं। आप चाहे आईफोन इस्तेमाल करते हो या फिर एंड्रॉयड मोबाइल, अगर आपका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है तो हैकर्स इसे आसानी से निशाना बना सकते हैं। साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने दोनों को लेकर चेतावनी जारी की है। इससे आपका आईफोन,
आईपैड, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोविजन हैंडसेट प्रभावित हो सकता है। आईफोन 8 से पुराने सभी मॉडल हैकर्स का शिकार बन सकते हैं। CERT ने एंड्रॉइड 12 ऑपरेटिंग सिस्टम से लेकर एंड्रॉइड 14 सिस्टम का इस्तेमाल करने वालों के लिए चेतावनी जारी की है। सर्टे ने एक वार्निंग जारी कर दी है एंड्रॉइड स्मार्टफोन यूजर्स के लिए, और खासकर उन स्मार्टफोन यूजर्स के लिए जिनका फोन बेस्ड है एंड्रॉइड 12, एंड्रॉइड 13, एंड्रॉइड 14 पे। उन्होंने कहा है कि इस फोन में एक वर्नेबिलिटी पाई गई है, यानी कि एक लूप होल पाया गया है, यानी कि मतलब कोई खिड़की दरवाजा फोन में ओपन रह गया है, जिसकी वजह से हैकर्स आपके फोन में से डेटा निकाल सकते हैं, आपका पर्सनल। यानी अगर हैकर्स की करतूत से अपने फोन को सुरक्षित रखना है तो CERT की चेतावनी को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। अपने सिस्टम की जांच कीजिए और उसे हमेशा अपडेट रखिए। अगली खबर का रुख करते हैं। मन में कुछ करने का जज्बा हो तो इंसान सब कुछ हासिल कर सकता है। ये साबित किया है जम्मू कश्मीर के राजौरी की एक युवती ने। दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। कभी पत्थरबाजी और अशांति के लिए सुर्खियों में रहने वाला कश्मीर अब बदल रहा है। कश्मीर में न सिर्फ शांति बहाली हुई है, बल्कि लड़कियां पढ़ लिखकर अपने सपने पूरे कर रही हैं। भावना केसर ऐसी ही एक युवती हैं, जिन्होंने अपने परिवार के साथ कश्मीर का नाम रोशन किया है। भावना केसर न्यायिक सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाली राजौरी की पहली युवती है। मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरा जो ड्रीम है वो पूरा हो गया, तो इट्स अ वेरी गुड फीलिंग। नहीं, पापा और मम्मा दोनों ही काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके पढ़ाते थे और मुझे अच्छा लगता था। वो टेलर हैं तो मतलब इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर मी। मैं यही कहना चाहूँगी कि आप पढ़ाई करें, बस कोई भी सिचुएशन आए उससे डरे मत, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें और किसी भी कोई भी मुसीबतें लाइक कोई भी आपको लग रहा है कि नहीं हो पा रहा, बट अगर आप स्टिल उसको कंटिन्यू करेंगे तो वो चीज़ पॉसिबल हो जाएगी। भावना राजौरी के छोटे से गांव नौशेरा की रहने वाली है और उनके पिता दर्जी का काम करते हैं। जैसे ही भावना के जज बनने की खबर नौशेरा पहुंची, परिवार और आस पड़ोस के लोगों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। भावना के ऊपर फूलों की बारिश की गई और उन्हें माला पहनाकर सम्मान दिया गया। भावना के माता पिता भी इस मौके पर भावुक नजर आए। पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है और उनके पास अपना मुल्क छोड़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। पाकिस्तान के 25 हिंदू व्यापारी अपना घर बार छोड़कर भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। सिंध प्रांत में रहने वाले ये व्यापारी उन पर हो रहे अत्याचार से इतना तंग आ चुके हैं कि मजबूरन अपना मुल्क छोड़ रहे हैं। व्यापारियों का आरोप है कि सरकार उनकी रक्षा करने में सक्षम नहीं है और अब कारोबार करना असंभव हो रहा है। भारत के लिए निकले इन व्यापारियों को उनके करीबी अलविदा कहने आए हैं। कोई भी तहफ़्फ़ुज़ात हमें नहीं दिए जा रहे। पहले तो रोड पे हम नहीं घूम सकते थे, फिर ठीक है शहर में नहीं घूम पा रहे थे, अब तो घर में भी चैन से नहीं बैठ पा रहे। घर में भी अपनी माओं की गोदों से बच्चे छीने जा रहे हैं। आप देख रहे हो, सारे न्यूज़ दिखा रहे हैं। मतलब फिर हम कहाँ जाएं? लाहौर से भारत के लिए रवाना हुआ ये परिवार सिंध के कश्मीर में रह रहा था। पाकिस्तान से आए दिन इस तरह की खबरें आती रही हैं, जब वहां के अल्पसंख्यकों पर और उनके धार्मिक स्थलों पर हमले होते रहे हैं। हम जो बनिए लोग हैं, हम धंधोड़ी बिजनेसमैन लोग हैं, हम कोई और कारोबार या कोई ये वो काम तो नहीं करते। अगर वही भी चैन से नहीं कर हमें अपने ये करने देंगे तो जाहिर सी बात है हम माइग्रेट, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। गोविंदा ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की है। नागपुर में नितिन गडकरी से उनके आवास पर गोविंदा ने मुलाकात की और लोकसभा चुनाव को लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई। ये तस्वीरें आप देखिए, मुलाकात के वक्त की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। गोविंदा दरअसल विदर्भ और नागपुर रीजन में शिवसेना, शिंदे गुट और बीजेपी उम्मीदवारों के प्रचार के लिए पहुंचे हुए हैं। अगली खबर एमपी के बालाघाट से है और सियासत की वजह से पति पत्नी अलग रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। बालाघाट के पूर्व सांसद और बसपा के लोकसभा प्रत्याशी कंकर मुंजारे ने अपना घर छोड़ दिया है। वो लोकसभा चुनाव तक बालाघाट कांग्रेस विधायक पत्नी अनुभा मुंजारे से अलग एक झोपड़ी में रहने चले गए हैं। उन्होंने अनुभा को घर छोड़ने के बारे में जानकारी तो दी और साथ ही कहा कि अनुभा ने ये कहते हुए घर छोड़ने से मना कर दिया था कि मेरी डोली भी इसी घर से आई है और अर्थी भी यहीं से निकलेगी। कंकर मुंजारे कई दिनों से अपनी धर्मपत्नी बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे के कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार करने से भी नाराज हैं। तो ये तस्वीर अजीब जरूर है क्योंकि पति पत्नी फिलहाल चुनाव तक अलग रहने को मजबूर हो गए हैं।
जाहिर सी बात है अलग अलग पार्टी का समर्थन करते हैं, इसलिए अलग रहने का ये बड़ा फैसला लिया गया है। क्या कहा गया इनकी तरफ से आप भी सुनिए। हम जिस घर में रह रहे हैं वहीं पर हमारा विरोध हो रहा है और हमारे विरोध में जाके बाहर जनता में चर्चा की जा रही, वोट मांगा जा रहा है और हम भी कांग्रेस के खिलाफ जाके वोट मांग रहे हैं। तो दो विरोधी और यूँ कहें कि दो राजनीतिक तौर से दुश्मन एक साथ नहीं रह सकते हैं। तो हमने हनुमान मंजार से कहा था कि भाई आप चुनाव तक 19 अप्रैल तक के आप घर से बाहर रहें। और अगली तस्वीर गाजियाबाद में पीएम मोदी के रोड शो की। प्रधानमंत्री अक्सर जनता का दिल जीतने की कोशिश करते हैं। कल के रोड शो में भी कुछ ऐसा ही हुआ। पीएम मोदी के फैन रितेश शर्मा ने उनकी एक तस्वीर तैयार की, लेकिन जब रितेश खुद इस रोड शो में नहीं पहुंच पाए तो उन्होंने अपने भाई नमन शर्मा और अभिषेक को तस्वीर के साथ यहां भेजा। ये तस्वीरें देखिए। खास तौर पर उनसे ये कहा भी कि मोदी जी की नजर भी अगर इस पर पड़ गई तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। और किस्मत देखिए, सड़कों पर उमड़े जनसैलाब के बीच सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए पीएम मोदी की नजर तस्वीर पर पड़ी और उन्होंने तत्काल गाजियाबाद से लोकसभा प्रत्याशी अतुल गर्ग को इशारा किया कि यह तस्वीर उन्हें चाहिए। अतुल गर्ग ने यह पैगाम साथ चल रहे सुरक्षा कर्मियों को दिया। सुरक्षा कर्मियों ने यह तस्वीर अभिषेक और नमन से ली और प्रधानमंत्री मोदी के पास यह तस्वीर पहुंचा दी। और आसाम के बाद आइए अब आपको लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां टीएमसी सांसद सौगत राय का अनोखा अंदाज देखने को मिला। लगातार बढ़ते चुनावी तापमान के बीच सौगत राय स्विमिंग पूल में नजर आए। दिन भर चुनाव प्रचार के बाद सौगत राय ने स्विमिंग पूल में अलग अलग अंदाज में तैराकी की। इस दौरान उनके समर्थक भी उनके साथ मौजूद रहे। दूसरी तस्वीर भी सौगत राय की ही है। चुनाव प्रचार के दौरान वो समर्थकों के बीच घिरे हुए नजर आए और यहां उन्होंने ढोलक बजाई। सौगत राय ढोलक बजाते रहे और उनके समर्थक ढोलक की धुन पर नाचते गाते रहे। और अब चलते हैं यूपी के गाजीपुर, जहां चुनावी रंग देखने को मिला है। चुनावी पारा बहुत हाई है। दलित वोट साधने के मकसद से यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर गाजीपुर के मोहम्मदाबाद पहुंच गए और यहां उन्होंने वनवासियों के घर पर खाना खाया। राजभर जमीन पर बैठे और उन्होंने पत्ते में वनवासियों के साथ दोपहर का भोजन किया। साथ ही उन्होंने यहाँ के लोगों की समस्याओं को भी सुना। अगली तस्वीर बिहार से। लालू यादव की बेटी और सारण से आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य आजकल जमकर चुनाव प्रचार कर रही हैं। राजीव प्रताप रूडी कह रहे हैं कि कोई टक्कर नहीं है। तो जाकर जनता के बीच में घूमे ना, पता चलेगा उनको कोई टक्कर में नहीं है। बताएगा जनता उनको, सब हवाई में रह जाएंगे। 10 साल का जिक्र फिर से हो रहा है कि 10 सालों में हमने जो कार्य किया है, किसने? ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। प्रधानमंत्री बोले हैं। हाँ, पिक्चर बाकी है ना। जनता इंतजार कर रहा है, 2 करोड़ का रोजगार इंतजार कर रहा है, 5 लाख का अपने खाते में इंतजार कर रहा है।